हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। इसके एप्लीकेशन में फर्स्ट तो यही आ जाएगा जो हम लोगों ने डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ किया था फ्रॉम गॉस थ्योरम। एक तो एप्लीकेशन हो गया लास्ट लेक्चर में। हम लोग आज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सॉलिड कंडक्टिंग uniformly charged sphere या hollow spherical सेल। पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि हालो स्फेरिकल सेल लिख रहे हैं हम, दूसरा सॉलिड कंडक्टिंग हालो स्फेरिकल सेल या सॉलिड कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर या हालो स्फेरिकल सेल, ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज। ये दोनों सेम कैसे हैं ये पहले डिस्कस करें। थोड़ा सा इसका बदल देते हैं मेन हेडिंग, क्योंकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, कुछ ज़्यादा जाता है। इसको हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हालो स्फेरिकल सेल हालो यूनिफॉर्मली चार्ज हालो स्फेरिकल सेल, या बिन ब्रैकेट लिख देते हैं कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ये दोनों के लिए एक्सप्रेशन सेम है, डेरिवेशन भी सेम है। फर्क ये है कि अगर पहले देख लेते हैं क्यों दोनों के लिए एक्सप्रेशन सेम आएगा, कि अगर कोई कंडक्टिंग सॉलिड स्फेरिकल सेल है और आपने चार्ज दिया सॉलिड कंडक्टिंग, तो आप बताइए अगर ये कंडक्टिंग है तो क्या ये चार्ज स्फीयर के हर पॉइंट पर रहेगा या सरफेस पर आ जाएगा? ये सारा का सारा चार्ज कहां आ जाएगा? सरफेस पर। क्यों आ जाएगा सरफेस पर? क्योंकि इनसाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी लेस देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस। तो जहां और चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो हायर सरफेस पर चूंकि पोटेंशियल ज्यादा है तो चार्ज वहीं आ जाएगा। माने अगर सॉलिड कंडक्टिंग होगा और चार्ज आप इसके कहीं भी रखेंगे तो यहां न रह करके क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर कहीं हालो स्फेरिकल सेल होगी, कहीं मान लीजिए हालो स्फेरिकल सेल होगी, तब तो आप सरफेस पर चार्ज देंगे ही देंगे, अंदर तो कुछ है नहीं, हालो है। तो इस तरह से दोनों ही केस ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। ये चीज हम यहां एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अब आप ये मानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज हालो स्फेरिकल सेल एट ए पॉइंट which is at a distance r from the center
और इसमें हम लोग पहला पॉइंट यही करेंगे, फर्स्ट केस व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर माने ये सेंटर हो गया, इसके किसी भी आउटसाइड पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एंड दिस पॉइंट इज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से पास होती हुई इससे कंसेंट्रिक गॉसियन सरफेस एज्यूम करें। क्या लिखेंगे, considering a spherical concentric with hollow spherical हमें ये दिया है कि व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल मींस कैपिटल आर जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है इज मोर देन द रेडियस ऑफ द सर्किल। और यहां हम क्या कर रहे हैं, कंसीडरिंग ए स्फेरिकल कंसेंट्रिक विद हॉलो स्फेरिकल सेल गिवन सेल considering a spherical concentric with hollow spherical cell given cell having radius equal to the distance of the point from सेंटर। देखिए जो स्फीयर दिया हुआ था पहले से यूनिफॉर्मली जो चार्ज था, इससे कंसेंट्रिक हम मान लेते हैं ये स्फेरिकल सेल, और हम उसकी रेडियस वो रखते हैं कि रेडियस इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर वी रिक्वायर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम की। इसमें आप अगर कोई एलिमेंट्री एरिया माने, एलिमेंट्री एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्मली आउटवर्ड होती है, और चार्ज आप जानते हैं क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड रेडियली निकलेगा स्फीयर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो इनके बीच एंगल 0 होगा। तो यहां लिखेंगे क्या, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, क्या होगा, ई स्केलर प्रोडक्ट ds क्लोज इंटीग्रेशन एंड दिस इज चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस के इनसाइड वही चार्ज होगा जो स्फीयर पर है। अब वो सॉलिड कंडक्टिंग होगी तब भी सरफेस पर ही चार्ज ऐसे होगा, हालो होगी तब भी यही होगा, केस दोनों सेम है। अपान क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, तो ये हो जाएगा क्या, ई डी एस cos 0 q अपान एप्सिलॉन, तो ई q अपान एप्सिलॉन, तो इससे आ जाएगा क्या, E इंटू एस एंड दिस इज q अपान एप्सिलॉन। अब E ये जो s है, इंटीग्रेशन ds जो s है, ये सरफेस एरिया किसका है, गॉसियन सरफेस का, और गॉसियन सरफेस की रेडियस r है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर q अपान एप्सिलॉन। तो E विल बी इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन q बाई r स्क्वायर। इस तरह से एक्सप्रेशन आता है कि जैसे कि टोटल द होल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर,
अगर हम पॉइंट चार्ज के लिए एक्सप्रेशन निकालते कि और टोटल चार्ज हम सेंटर पर ले लेते तो भी एक्सप्रेशन यही आता है। पूरी बात समझ रहे हैं? हम लोगों ने जो लिया है, हम लोगों को निकालना क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फेरिकल सेल, लेकिन डेरिवेशन सेम होगा अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होता। कहां पर? एट ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, और उसमें हम ये देख रहे हैं कि पहला केस व्हेन पॉइंट इज सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज मोर देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब हम लोग सेकेंड केस करते हैं कि व्हेन पॉइंट इज ऑन द स्फेरिकल सेल। इसमें सेकेंड केस वो लेते हैं व्हेन द पॉइंट इज, नाउ यू हैव टू फाइंड, सेकेंड केस ये है कि व्हेन पॉइंट इज ऑन द सरफेस, when the point is on the surface of sphere, यानी इस केस के लिए r will be equal to कैपिटल R। तो यहां पर हम जो स्फेरिकल सरफेस का ओवरलैपिंग, जो गिवन स्फेरिकल सेल है उसको ओवरलैपिंग हम मानेंगे गॉसियन सरफेस। तो कंसिडरिंग an overlapping Gaussian surface with given hollow स्फेरिकल सेल। मतलब क्या है कि जो ये दिया हुआ था हमने बिल्कुल यही गॉसियन सरफेस चार्ज कुछ इस तरह से दिखा देते हैं कि इनसाइड में आ जाए चार्ज। आप सरफेस पे ऐसे भी दिखा सकते हैं, बात एक ही है, रहेगा वो सरफेस पर। ये मान लीजिए दिया हुआ था, आपने गॉसियन सरफेस भी वही एज्यूम कर लिया। मतलब हमने जो गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है, दिस इज ओवरलैपिंग विद द गिवन स्फेरिकल सेल, और अप्लाइंग गॉसियन थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, तो ई स्केलर प्रोडक्ट ds क्लोज इंटीग्रेशन, दिस इज चार्ज इनक्लोज। अब यहां पर हमने गॉसियन सरफेस इस तरह से एज्यूम किया कि चार्ज उसी में रहे, चार्ज जो सरफेस पर है उसी को टच करती हुई गॉसियन सरफेस है, तो चार्ज टोटल इनसाइड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एंगल, अभी भी एलिमेंट्री एरिया यहाँ एज्यूम करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अवे होता ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एलिमेंट्री एरिया वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा? 0। तो E ds cos 0, दिस इज Q अपॉन एप्सिलॉन, तो E इंटू क्लोज इंटीग्रेशन ds cos 0 1 हो जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन ds बचेगा, एंड दिस इज Q अपॉन एप्सिलॉन, तो E इंटू s, दिस इज Q अपॉन एप्सिलॉन, तो E इंटू, अब सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर, जो भी इस स्फीयर का एरिया है, क्योंकि ये रेडियस जो है ये r है, सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 4 पाई r स्क्वायर, और आपने गॉसियन सरफेस ओवरलैपिंग एज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन। सो E विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q बाई r स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। और इसका थर्ड केस ये है कि व्हेन पॉइंट इज, क्या थर्ड केस ये है कि व्हेन पॉइंट इज inside
सरफेस ऑफ द स्फीयर। यहां पर क्या होगा, आर विल बी लेस देन कैपिटल आर। तो ये आपको दिया हुआ था क्या, वो सरफेस दी हुई थी जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पर। आपको किसी पॉइंट पर निकालना है आर डिस्टेंस पर सच दैट आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो इस पॉइंट पर जब निकालना है तो कंसिडरिंग अगेन ए गॉसियन सरफेस which is concentric with the given spherical hollow sphere and radius equal to distance of the point from the center. तो इसमें लिखेंगे considering a spherical Gaussian surface which is concentric with the given spherical shell and having radius equal to the distance of the point from center। जिस पॉइंट पर निकालना है उसकी सेंटर से क्या डिस्टेंस है वो रेडियस हो जाएगी, और कंसेंट्रिक तो है ही। फिर यहां अप्लाइंग गॉसियन थ्योरम, गॉस थ्योरम। यहां पर खास बात ये होगी कि ई स्केलर प्रोडक्ट डीएस क्लोज इंटीग्रेशन, यहां पर चार्ज इंक्लोज क्या है, जीरो। चार्ज जो है सरफेस पर है, इनसाइड क्या है, जीरो। तो इससे क्या हो जाएगा कि क्लोज ई डी एस कास जीरो एंड दिस इज जीरो। तो ई बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन डी एस इज जीरो, सो ई इंटू एस इज जीरो। What does it mean? Electric field intensity inside is zero. अब ये जो एक्सप्रेशंस थे इनका ग्राफ कई बार आ चुका है, तो हम लोग इसका ग्राफ डिस्कस करेंगे कि क्या होगा। ये मेन हेडिंग यही रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या हम इस तरह से अब डाल दें कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस तरह से डाल दिया जाए इसको। आ रहा है तुम्हारा तो क्लियर हो गया। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए हालो यूनिफॉर्मली charged spherical cell यहां फिर वही लिखेंगे क्या, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। चाहे यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो या जो है स्फेरिकल सेल हो, दोनों के लिए एक्सप्रेशन वही रहेगा, तो ग्राफ भी वही रहेगा। तो यहां पर फर्स्ट केस था व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, पॉइंट जब आउटसाइड था, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, 1/4π Q बाई क्या, आर स्क्वायर। सेकेंड केस था व्हेन आर इज इक्वल टू आर, तो इसके लिए ई क्या था, 1/4π Q बाई आर स्क्वायर। और थर्ड केस ये था कि R इज लेस देन कैपिटल आर, तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन था E 1/4 ये जीरो
आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को y एक्सिस पर ले लें और इसको ले लें क्या x एक्सिस पर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो देखें कि r इज इक्वल टू कैपिटल R तक, तो ये चीज क्या रहेगी 0। फिर इंसर्किल कर दीजिए, क्योंकि r इज इक्वल टू R के लिए अगर यहाँ 1/4πε0 Q/r² है, तो जैसे ही पॉइंट सरफेस पर आएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहां तो क्या है 0 और फिर क्या E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², सब स्लोप के साथ ही फाइनली इनफाइनाइट पर क्या हो जाएगी जाके 0। ये बस खाली ये रिप्रेजेंट करने के लिए है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या है 0, सरफेस पर ये तुरंत ये वैल्यू हो जाएगी जो दी हुई है, और उसके बाद फिर एक्सपोनेंशियली ग्राफ जो है ये हमने इंसर्किल इसलिए कर रखा है कि R इज इक्वल टू कैपिटल R के लिए 0 नहीं है। जैसे ही R इज इक्वल टू कैपिटल R होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो जाएगी, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी। तो ये ग्राफ है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर, आप मान सकते हैं आप इनफाइनाइट लेंथ, आप इनफाइनाइट लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट। मतलब इससे r डिस्टेंस पर हम यूनिफॉर्मली चार्ज कोई लॉन्ग वायर इस तरह से लिया है। ये इनफाइनाइट लेंथ का सेंस ये होता है कि एज कंपेयर टू द डिस्टेंस वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस लेंथ इज वेरी वेरी लॉन्ग, या दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन द लेंथ ऑफ द वायर, ये सेंस होता है। हम यहां पर फिर हम क्या करेंगे, इस वायर से सिमेट्रिकल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जैसे वहां पर पॉइंट था या स्फीयर था तो हमने गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल एज्यूम करिए क्योंकि गॉसियन सरफेस की कंडीशन होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द दिस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर मस्ट इंटरसेक्ट द सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस either normally or parallel to the surface। तो अगर हम यहां सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसेंट्रिक एज्यूम करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमने कोई L लेंथ की सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस विच इज कोएक्सियल विद द वायर, जो वायर पथ की जो सिलेंडर की एक्सिस है या वायर की एक्सिस है दोनों सेम है। आपको इस डिस्टेंस पे निकालना है तो यहां पर खास चीज आपको ये देखनी है कि यहां पर एक, जैसे पिछली बार क्या था स्फेरिकल थी तो स्फीयर में तो एक ही टाइप की सरफेस थी, लेकिन यहां आपको सरफेस एक तो ये सरफेस है, यहां पर दूसरी ये सरफेस है और थर्ड सरफेस क्या है कर्व्ड सरफेस है। क्या है? तो अगर हम एलिमेंट्री एरिया एज्यूम करें, यहां पर कोई एलिमेंट्री एरिया एज्यूम करें ds1, तो याद रखिएगा इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से नॉर्मली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी नॉर्मली आउटवर्ड निकलती है और एरिया वेक्टर भी हमने ये ले लिया। कर्व सरफेस के किसी भी पॉइंट पर आपने एलिमेंट्री सरफेस एरिया एज्यूम किया,
और नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन एरिया वेक्टर की होती है, और वहीं पर जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी इस पॉजिटिव चार्ज से, वे भी तो रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी सिलेंडर से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच एंगल यहाँ क्या होगा, 0 होने वाला है। आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस अगर यहां कंसीडर करें तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। लेकिन इस पॉइंट पर अगर कोई एरिया वेक्टर कंसीडर करें ds2 वेक्टर, ये क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड, ये क्या हुआ, ds2 वेक्टर। तो आप देख सकते हैं यहां इलेक्ट्रिक लाइंस जो इस चार्ज की वजह से निकल रही हैं और एरिया वेक्टर के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री है। एंगल क्या है, यहां पर अगर ये थर्ड इसको मान लें तो इस पर नॉर्मली आउटवर्ड एरिया वेक्टर ये हुआ ds3 वेक्टर। इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होंगी, अवे नॉर्मली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर भी एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब हम यहां पर जो निकालना था हम क्या लिखेंगे, कंसीडरिंग क्या, कंसीडरिंग ए सिलिंड्रिकल कोएक्सियल with wire, क्या considering a cylindrical Gaussian surface coaxial with wire having radius equal to distance from the point, equal to the distance from point जहां पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ऑफ लेंथ L। मतलब ये जो हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है उसकी लेंथ कितनी लिया है, L। लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर, क्या, लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर इज लैम्डा। व्हाट डज इट मीन, दैट इज लेंथ ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर क्या है, लैम्डा है। हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी वायर, जो वायर है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मान लिया, मतलब इसके यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वो लैम्डा है। इसके यूनिट लेंथ पर चार्ज जो है वो क्या है, लैम्डा है। तो इसके n लेंथ पर चार्ज क्या होगा, n लैम्डा। तो आप ये बताइए कि दैट इज चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। ये जो वायर है इनफाइनाइट लेंथ का या लॉन्ग वायर, मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी वेरी लेस देन द लेंथ ऑफ द वायर। इनफाइनाइट लेंथ का ये सेंस होता है। तो यहाँ पर अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर इज लैम्डा, तो अगर आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी वायर की लैम्डा मान लिया है, दैट इज चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर क्या है, लैम्डा है, तो द टोटल चार्ज विच इज इनक्लोज्ड विद इन योर गॉसियन सरफेस, वो तो L ही लेंथ है, वायर की सिर्फ L लेंथ आपकी गॉसियन सरफेस के इनसाइड है। तो चार्ज ऑन इनसाइड द गॉसियन सरफेस जो होगा Q, वो क्या हो जाएगा, L लैम्डा। ये हमने एक्सप्लेन किया। अब यहां अगर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करें, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, क्या, तो क्या होगा, E टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दिस गॉसियन सरफेस, क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस Q अपॉन एप्सिलॉन।
हमने यहां पर E डॉट ds नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि सभी के लिए एक्सप्रेशन अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ एंगल 0 है, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, तो हम अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। एक वो टॉप इसका जो स्फेरिकल सरफेस है उसको हम φ1 ले लें, दूसरा कर्व जो है ये जो सिलिंड्रिकल जो कर्व है उसको हम φ1 ले लें, और जो ये टॉप का है उसको हम φ2 ले लें, और जो ये बॉटम का सरफेस आ रहा है सिलेंडर का उसको हम φ3 ले लें। अलग अलग करना पड़ेगा। तो Q कितना हो जाएगा यहाँ पे L लैम्डा अपान एप्सिलॉन। यहां ध्यान रखिए कि E स्केलर प्रोडक्ट ds1 ये तो φ1 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा φ1, ये फर्स्ट के लिए हो गया, और प्लस क्या होगा E ds2 ये सेकेंड सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए, और थर्ड जो हमने एज्यूम किया है E डॉट स्केलर प्रोडक्ट ds3 एंड दिस इज L लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन, ये थर्ड सरफेस हो गई। तो इंटीग्रेशन E ds1 cos 0 होगा यहाँ क्योंकि एंगल 0 है, प्लस यहाँ क्या होगा E सेकेंड के लिए E ds2 cos 90, और प्लस अगेन क्या होगा E ds3 cos 90, and this will be nothing but this is equal to L lambda upon epsilon। यहाँ पर आप देखिए कि E कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ds1, यहाँ ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 90 है, ये भी टर्म क्या होगी 0 हो जाएगी, 90 है, एंगल cos 90 0 होता है, L लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा E इंटू S1, दिस इज L लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन। तो E इंटू S1 मतलब कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर whose radius is small और लेंथ इज L, तो क्या होगा 2 पाई RH होता है, 2 पाई RL हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्या 2 पाई RL एंड दिस इज L लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन, और ये फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा ऊपर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एंड दिस मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बाई आर। याद रखिएगा फ्री स्पेस होगा तो एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, अदरवाइज ये एक्सप्रेशन रहेगा। इसमें व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a uniformly charged plane sheet at a distance or with surface चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यहां पर इस तरह से आप इस पर नॉर्मली इस तरीके जैसे ये पाम है ऐसे इस तरह से कोई ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट दिया हुआ है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इन्होंने दे रखा है क्या, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है वो सिग्मा दिया हुआ है। हम लोग गॉसियन सरफेस इस तरह से एज्यूम कर रहे हैं। यहां पर हम गॉसियन सरफेस इस तरह से जब एज्यूम करेंगे क्या, कंसिडरिंग ए गॉसियन सरफेस considering a Gaussian surface which intersects the plane sheet so that
the surface area of plane sheet, the surface area of plane sheet which is inside the considering a cylindrical Gaussian surface, considering a cylindrical Gaussian surface, considering a cylindrical Gaussian surface which intersects the plane sheet so that the surface area of plane sheet enclosed, ऐसे which is inside the Gaussian surface, ऐसे भी लिख सकते हैं, which is inside the Gaussian surface such that the charge enclosed within the Gaussian surface will be sigma into A, where A is area of cross section of cylindrical Gaussian surface. क्या? Considering a cylindrical Gaussian surface which intersect the plane sheet so that the surface area of plane sheet which is inside Gaussian surface, which is inside Gaussian surface, such that the charge enclosed within the Gaussian surface, will be sigma into A, where A is area of cross section of cylindrical Gaussian surface. यहाँ पर अगर इसका cylindrical Gaussian surface ये A है, तो आप ये याद रखें कि इसमें यही इतना ही पार्ट तो Gaussian surface के इनसाइड आ पाएगा, तो जो चार्ज यहाँ पर आएगा बस वही चार्ज Gaussian surface में होगा, बाकी तो बाहर होगा। और यहाँ पर भी जो हम एज्यूम करेंगे सिलिंड्रिकल जो Gaussian सरफेस हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम तीन पार्ट में डिवाइड करें, कर्ड, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, इसको अगर हम इसमें एलिमेंट्री एरिया ds1 माने तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो s1 आ जाएगा। यहाँ अगर इसको हम s2 माने तो ये आएगा क्या, ds2। और इस तरह से ये प्लेन शीट है, ये सिलिंड्रिकल सरफेस इस तरह से कट कर रही है। अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो एक पेज दे दें। इसमें इस तरह से एज्यूम करिए कि ये प्लेन शीट है एंड दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज, और जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से मार्कर है, सिलिंड्रिकल इसकी शेप भी है, तो इस तरह से इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये। तो जो प्लेन शीट का ये पार्ट होगा वो तो गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाएगा और बाकी बाहर रहेगा। तो जो चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस है, चार्ज चूंकि यूनिट सरफेस पे कितना माना है, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है, तो जो ए सरफेस है, जो इसका क्रॉस सेक्शन है, इसको S1 ले लो, S2 ले लो, तो S1 और S2 ए होगा और चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस क्या होगा, सिग्मा ए। तो ये चीज यहां क्लियर कर लें कि सिग्मा ए होगा, सिग्मा ए इज द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस, जो कि सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। और यहां फिर अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम क्या होगा, फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस अपॉन परमिटिविटी
इसको फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, क्योंकि तीनों सरफेसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से थी, नॉर्मली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी E और DS1 के बीच एंगल यहाँ क्या है 0। ऐसे ही यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मली आउटवर्ड प्लेन शीट से इस तरफ, वहां भी एंगल क्या है 0। और लेकिन जो कर्व सरफेस पर कोई DS3 एज्यूम कर लिया जाए तो आप देख सकते हैं DS3 और इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरह से जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम φ1 लिखेंगे क्या, E स्केलर प्रोडक्ट DS1 प्लस क्या होगा E DS2 स्केलर प्रोडक्ट प्लस क्या होगा E DS3 स्केलर प्रोडक्ट, and this will be nothing but charge enclosed within the Gaussian surface upon permittivity। तो ये क्या हो जाएगा, DS1 और E के बीच क्या है एंगल 0, तो E DS1 cos 0 होगा, प्लस यहां पर भी क्या है E DS2 एंगल क्या है 90 cos 90, सॉरी यहां पर भी 0 ही है, DS2 चूंकि इसको माना है तो यहां पर भी 0 है, और प्लस क्या होगा E DS3 cos 90, एंड दिस इज चार्ज इंक्लोज क्या है सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ E बाहर हो जाएगा cos 0 1 DS1 प्लस ये क्या हो जाएगा E DS2, और यहाँ पर E DS3 cos 90 है तो टोटल टर्म ही 0 हो जाएगी, एंड दिस इज सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। तो E इंटू S1 प्लस क्या E इंटू क्या S2, एंड दिस इज सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। आप जानते हैं कि S1 S2 इज नथिंग बट A, S1 और S2 क्या है A है, तो इससे क्या होगा E इंटू A प्लस अगेन E इंटू A, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन। तो आप देख सकते हैं फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा वो क्या होगा 2E इंटू A, एंड दिस इज सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन। तो E कट जाएगा तो E विल बी नथिंग बट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। खास चीज यहाँ ये डेरिवेशन में है कि ये R पे डिपेंड नहीं करता है, जो आपने डिस्टेंस एज्यूम किया था R उससे क्या है इंडिपेंडेंट है, यानी किसी प्लेन शीट के नियर बाई किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है यूनिफॉर्म है, एंड इट विल बी गिवन बाय सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, क्योंकि वो R पर डिपेंड नहीं